गुजरात दौरे पर है सीएम धामी। बिरसा मुंडा सर्किल से सादली तक आयोजित पद यात्रा में की शिरकत। बड़ोदरा में सरदार गाथा कार्यक्रम में हुए शामिल। कांग्रेस के संगठन विस्तार को लेकर भाजपा का तंज। 2027 के चुनाव में भाजपा से टक्कर लेने के लिए कांग्रेस को करना पड़ेगा बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत। कांग्रेस में नहीं बचा कार्यकर्ता। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी को लेकर दिया बयान। जनभावनाओं को भटकाने वाली राजनीति नहीं करनी कि भाजपा को दी सलाह। गलत करने वालों पर कार्रवाई की मांग। पेपर लीक केस में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। करीब 9 घंटे तक हुई। बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष बॉबी पवार से पूछताछ। सीबीआई पूछताछ के बाद बॉबी पवार का दावा, सारे साक्ष्य देने को तैयार। नमस्कार, मैं उदय i24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी गुजरात दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बड़ोदरा में सरदार गाथा कार्यक्रम में शिरकत की। ये कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में चल रही राष्ट्रीय गतिविधियों का हिस्सा है। ये सभा राष्ट्रीय पदयात्रा से जुड़ी है, जिसका उद्देश्य देश में एकता, अनुशासन और नागरिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना है। कार्यक्रम में शामिल होने से पहले सीएम धामी ने बिरसा मुंडा सर्किल से सादली तक पद यात्रा निकाली। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से, देवभूमि वासियों की ओर से भावांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज मुझे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर उनकी जन्मस्थली से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक 190 किलोमीटर लंबी इस राष्ट्रीय एकता पदयात्रा में प्रतिभाग करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और सरदार पटेल की अदम्य इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता और अटूट समर्पण के माध्यम से अखंड भारत के स्वप्न को उन्होंने साकार किया। वो सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के निर्माता थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व खेड़ा और बारदोली के किसानों के आंदोलन में अन्याय के विरुद्ध उनके द्वारा किए गए संघर्ष ने उन्हें भारत में लोकप्रिय बना दिया था। बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद ही देश ने उन्हें आदरपूर्वक सरदार की उपाधि से सम्मानित किया। उन्होंने अपने बैरिस्टर का प्रतिष्ठित बैरियर और व्यक्तिगत सुख सुविधाएं त्याग कर जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया था। आजादी के बाद जिस प्रकार से उन्होंने देश की 562 से भी अधिक रियासतों को भारत में विलय किया, सच में वो बहुत बड़ा महान कार्य था। विस्तृत एवं एकीकृत भारत के निर्माण में देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल की दूरदर्शिता और कूटनीति की अमर गाथा युगों युगों तक अमर रहेगी। परंतु राजनीतिक दुर्भावनाओं के कारण कांग्रेस ने षड्यंत्र पूर्वक सरदार पटेल जी के योगदान को इतिहास से ओझल करने का प्रयास किया। कांग्रेस और वामपंथियों ने सरदार पटेल जैसे लौह पुरुष को पीछे धकेलकर कुछ नेताओं की कृत्रिम छवि को गढ़ने का काम किया। कांग्रेस ने हमेशा वही नेता महान बताए जो एक विशेष परिवार से आते थे, लेकिन जिन्होंने 562 रियासतों को जोड़ने का काम किया, उन्हें इतिहास की किताबों के कोनों की लाइनों में सीमित करने का काम कांग्रेस के शासनकाल में देश की आजादी के बाद हुआ। आज जो भारत एक राष्ट्र के रूप में खड़ा है, वो सरदार पटेल की कूटनीति, साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। लेकिन कांग्रेस की राजनीति ने राष्ट्र निर्माता को किनारे करने का, श्रेय की माला किसी और के गले में डालने का प्रयास किया। भारत को एक करने वाले लौह पुरुष को भुलाने की कोशिश करने वाले ये भूल गए कि जो इतिहास बनाया जाता है वो मिट जाता है, और जो इतिहास रचा जाता है वो सदियों तक याद रखा जाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और गढ़वाल सांसद अनिल पलूनी अपने ही संसदीय क्षेत्र कोटद्वार में
पासपोर्ट ऑफिस जैसे महत्वपूर्ण काम को लेकर निराश दिखाई दिए। उनका कहना था कि उनके स्वयं के प्रयासों के बाद भी यहां पासपोर्ट ऑफिस अभी तक नहीं बन पाया है, जिसके बाद खूब सियासत गरमाई। इस पर अब केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट ऑफिस की पोस्ट ऑफिस के साथ मिलकर ये योजना रहती है। अल्मोड़ा में जैसे पासपोर्ट ऑफिस बना, वैसे ही पिथौरागढ़ और कोटद्वार में भी पोस्ट ऑफिस बनेगा। पिथौरागढ़ में भी पोस्ट ऑफिस के लिए सैंक्शन हो गया है, लेकिन उस समय जगह उपलब्ध नहीं हो पाई। फिलहाल जिला प्रशासन जगह उपलब्ध करा रहा है। पासपोर्ट ऑफिस क्या है कि पोस्ट ऑफिस के साथ भी ये मिलकर के ये योजना रहती है, जहाँ छोटे पासपोर्ट ऑफिस होते हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरे भी अल्मोड़ा में पासपोर्ट ऑफिस जैसे ही बना, ऐसे ही यहाँ भी। और कोटद्वार और पिथौरागढ़, ये दो विषय ऐसे हैं, क्योंकि पिथौरागढ़ का भी सैंक्शन हो गया था और सारी चीजें थी, तो पत्र व्यवहार हुआ, तो पोस्ट ऑफिस ने उस समय जगह उपलब्ध नहीं हो पाई। अभी अब वो जगह उपलब्ध करा रहे हैं जिला प्रशासन के माध्यम से, क्योंकि उसके लिए एक पर्याप्त स्थान भी चाहिए और नेटवर्क और ये सारी चीजें की कनेक्टिविटी है। इसलिए पिथौरागढ़ और कोटद्वार दोनों जगह पासपोर्ट ऑफिस बहुत जल्दी ही बने। उत्तराखंड कांग्रेस इन दिनों संगठन विस्तार को लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जोड़ने का कार्यक्रम बना रही है। लाजमी है कि आगामी 2027 के चुनाव में अगर भाजपा से टक्कर लेनी है तो बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना होगा, जो अभी तक कांग्रेस में दिखता नहीं है। कांग्रेस के इस कवायद पर भाजपा चुटकी ले रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि पिछले प्रदेश अध्यक्ष ने बिना टीम के ही अपना कार्यकाल पूरा किया। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश स्तर पर तो एक टीम का गठन नहीं कर पाए, बूथ स्तर तो बहुत दूर की बात है। अब नए प्रदेश अध्यक्ष जरूर इस बात को कह रहे हैं, लेकिन कुछ घोषणाओं पर ही कांग्रेस के अंदर सिर फुटबल की नौबत आ गई है। कांग्रेस में कार्यकर्ता बचा नहीं तो कहां से बूथ स्तर तक कांग्रेस अपना संगठन खड़ा कर पाएगी। अपनी टीम तक नहीं बना पाए, प्रदेश की टीम नहीं बना पाए, जिलों के अध्यक्ष नहीं बना पाए, वो बूथ तक क्या टीम बनाएंगे। नए प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी टीम बनाई। आप देखिए जिला अध्यक्षों को लेकर कितनी सिर फुटबॉल होगी, चाहे काशीपुर का मामला हो, चाहे नैनीताल का मामला हो, चाहे अल्मोड़ा का मामला हो, हर जगह जो है जिला अध्यक्षों को लेकर सिर फुटबॉल है। बूथ तक तो बहुत दूर की बात है। भाजपा का बूथ मैनेजमेंट उसके समर्पित कार्यकर्ताओं के कारण है। कांग्रेस के पास ये समर्पित कार्यकर्ता नहीं है। वो कहां से ऐसे जो है समर्पित कार्यकर्ता। भू वैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम के अंदर बंद होने के बाद अब शीतकाल के लिए आम श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बद्रीपुरी में आवाजाही पर रोक लग जाती है। जिला प्रशासन की विशेष अनुमति के बाद ही बद्रीपुरी में इन दिनों मास्टर प्लान महायोजना कार्य के लिए मजदूरों, तकनीकी एक्सपर्ट और इंजीनियर्स की टीम कार्य कर रही है। वहीं इस वर्ष बद्रीनाथ धाम में जहां 16,60,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं, वहीं वाइब्रेंट विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा सीमा दर्शन के लिए परमिट जारी करने के बाद बॉर्डर दर्शन के लिए नीति और माना पास, देवताल, पार्वती कुंड, लफतल, इसके साथ सुमना, नीति पास जैसे बॉर्डर इलाकों में भी बड़ी संख्या में आध्यात्मिक पर्यटन और तीर्थाटन करने यात्रियों और पर्यटकों की अच्छी आमद दर्ज हुई है। नीति पास, देवताल और पार्वती कुंड, सुमना जैसे बॉर्डर के दर्शनीय स्थलों में इस बार करीब 2300 से अधिक पर्यटकों और आध्यात्मिक पर्यटकों की आमद दर्ज हुई है। इसके साथ ही शीतकाल में बद्रीनाथ धाम में साधन और तप के लिए इस बार भी जिला प्रशासन के पास 2 दर्जन से अधिक साधु संतों और कुछ होटल कारोबारी, धर्मशाला संचालकों ने अपने प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए बद्रीपुरी में रहने के आवेदन आए हैं। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत एक बार फिर सुर्खियों में। बताते चलें कि हरक सिंह रावत को मंच पर नाचते हुए आपने देखा होगा, लेकिन अब हरक सिंह रावत का दूसरा अवतार सामने आया। उधम सिंह नगर से भाजपा के निष्कासित विधायक राजकुमार टुकराल का हाथ देखकर हरक सिंह रावत 2027 की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने हरक सिंह रावत पर प्रहार करते हुए कहा कि हरक सिंह उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता है और उस नाते हम उनका सम्मान करते, लेकिन हम हरक सिंह रावत जी की कौन सी बात को सही माने, कौन सी बात को गलत माने, ये हम भी समझ नहीं पाए हैं और स्वयं हरक सिंह रावत भी नहीं समझ पाए। भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और कुछ समय बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फिर छोड़ दिया और फिर वे बहुजन समाज पार्टी में चले गए।
भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करने के बाद फिर वो कांग्रेस में चले गए। हरक सिंह रावत उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हैं और उस नाते हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हम हरक सिंह रावत जी की कौन सी बात को सही माने, कौन सी बात को गलत माने, ये हम भी नहीं समझ पाए हैं और स्वयं हरक सिंह रावत भी नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और कुछ समय बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फिर छोड़ दी और फिर वो बहुजन समाज पार्टी में चले गए। बहुजन समाज पार्टी में जब रहे तो फिर वो अलग प्रकार की बातें करते थे। बहुजन समाज पार्टी के बाद फिर वो कांग्रेस में गए। कांग्रेस में जाने के बाद लंबे समय राजनीति करने के पश्चात फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करने के बाद फिर वो कांग्रेस में चले गए। अब हम हरक सिंह रावत जी से पूछना चाहते हैं कि जब आप भारतीय जनता पार्टी में आपने राजनीति की शुरुआत की, जब आपने वो बातें कही, वो बात सही है, या फिर आप बहुजन समाज पार्टी में जब गए वो बात सही है, बहुजन समाज पार्टी के पश्चात आप कांग्रेस में गए वो बात सही है, कांग्रेस के बाद फिर आप भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी से आप मंत्री भी बने, वो बात सही है, या फिर ये बात सही है? कौन सी बात हरक सिंह रावत जी की सही है, वो स्वयं हरक सिंह रावत जी ही हमको बतला दें। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर आधार कार्ड सेवा में हो रही देरी को लेकर एक पोस्ट साझा की है। हरीश रावत ने पोर्टल में दिक्कत और हैंडल करने वाले लोगों की कमी के कारण जनता के परेशान होने पर सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं। वही आधार कार्ड सेवाओं में देरी होने के विषय पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह का कहना है कि उत्तराखंड एक संवेदनशील राज्य है। कुछ समय से फर्जी दस्तावेज, स्थायी निवास प्रमाण पत्रों के बनने जैसे प्रकरण भी सामने आए हैं, जिसके चलते सुरक्षा की दृष्टि से और पूरी जांच के बाद ही कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे लोगों को देरी और अन्य समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ रहा है, लेकिन ये समस्याएं भविष्य के सुखद एहसास के लिए हैं। अपात्र लोगों की मंशा कुछ और भी हो सकती है, जिसके लिए जांच भी जरूरी है। वही जो पात्र हैं और जिनके दस्तावेज पूरे हैं, उनके निश्चित आधार कार्ड हों या अन्य प्रमाण पत्र हों, सभी बनाए जा रहे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से जांच के तहत थोड़ा डिले आधार कार्ड बनाने को लेकर भी हो रहा है। आधार कार्ड सभी के जो जेन्युइन हैं वो बन रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरह से फर्जी दस्तावेजों के बनने का, स्थायी निवास प्रमाण पत्रों के बनने का और बाकी चीजों के प्रकरण निकलकर इस देवभूमि में, इस सीमांत राज्य में सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये संवेदनशील चीजें हैं और भविष्य की सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है, तो पूरी जांच परख के बाद ही चीजों को पूर्ण होने की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि कहीं ना कहीं जनता को तकलीफ हो रही हो, लेकिन ये तकलीफ भविष्य के सुखद एहसास के लिए है, भविष्य की सुरक्षा की दृष्टि से है, और जो जेन्युइन होंगे, जो ठीक होंगे, निश्चित तौर पर उन सबके आधार कार्ड भी और अन्य प्रमाण पत्र भी बनेंगे। लेकिन जो पात्र नहीं हैं या जो अपात्र हैं या उनके दस्तावेजों में कमी है या उनकी मंशा कोई और है, तो ऐसे में ये जांच निश्चित तौर पर बहुत आवश्यक थी और उसी के आधार पर थोड़ा सा डिले हो रहा है। उत्तराखंड में गन्ना मूल्य 30 रुपये बढ़ाकर 405 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने पर किसानों सोमवार को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हेलीपैड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया। किसानों ने फूल माला पहनाई और गन्ना भेंट कर सम्मानित किया। किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार किया, उनका स्वागत किया कि जो उन्होंने अपने प्रदेश के अंदर गन्ना मूल्य 2 दिन पहले घोषित किया है। तो आज मुख्यमंत्री का उसके बाद में पहली बार हरिद्वार आगमन था और यहाँ पर हेलीपैड पर हजारों की संख्या में पूरे जिले के किसान यहाँ पर उपस्थित हुए। पूरे जिले का किसान आज जो उत्साहित है और वो कुल मिलाकर एक अच्छा काम जो माननीय मुख्यमंत्री का, ऐतिहासिक काम जो माननीय मुख्यमंत्री ने किया है कि 405 रुपये गन्ना की जो हमारी प्रजाति है उसको 405 और 395 की घोषणा उन्होंने की है। ये ऐतिहासिक कदम है किसानों के लिए, क्योंकि लंबे समय से हमारे किसान चाहते थे कि गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए। वो उनकी किसानों का गन्ने का मूल्य बढ़ गया है और आगे चलकर गन्ने की पैदावार भी और उसका विस्तार हो, क्योंकि पिछले सालों में जो गन्ने की पैदावार है उसमें कुछ न्यूनता आई है, इसलिए उनका समय पर भुगतान हो, समय पर उनको उनका गन्ना तुलाई हो, मिलों तक पहुँचे, जिससे कि अच्छी तोल भी हो जाए, अच्छा मूल्य भी उनको मिले।
हरिद्वार में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुकुंद पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित संस्कृत गंगा संगम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि संस्कृत हमारी देवभाषा है और इसे पूजा पाठ तक सीमित न रखते हुए जन जन की भाषा बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस सम्मेलन को संस्कृत की वैश्विक पहचान बढ़ाने में महत्वपूर्ण बताया। संस्कृत सचिव दीपक केरोला ने कहा कि 2047 के सशक्त भारत विजन में संस्कृत और संस्कृति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यहाँ पर किया गया है जो संस्कृत भाषा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया है। देश दुनिया से अनेक विद्वान यहाँ पर संस्कृत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। और संस्कृत हमारी देव भाषा है, उसका प्रचार प्रसार हम सबको करना चाहिए। संस्कृत केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये जन जन की भाषा बननी चाहिए, आम बोलचाल की भाषा बननी चाहिए। उसको लेकर हमारी सरकार प्रयास कर रही है और हमारी राज्य के अंदर द्वितीय भाषा का दर्जा भी संस्कृत को दिया गया है। संस्कृत ग्राम बनाने की हमने योजना प्रारंभ की है। प्रत्येक जनपद में संस्कृत ग्रामों की स्थापना हम कर रहे हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन 2 दिवसीय भ्रमण के तहत NHPC बनबसा पहुंचे, जहां वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। NHPC सभागार में हुई बैठक में उन्होंने चंपावत जिले की प्रमुख विकास परियोजनाओं शारदा कॉरिडोर, इनलैंड पोर्ट अथॉरिटी, टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन, बाढ़ प्रबंधन, वाटर सप्लाई स्कीम, ISBT टनकपुर और ब्रिटकुल के पुलों की प्रगति का विस्तृत आकलन किया। मुख्य सचिव ने शारदा रिवर फ्रंट, इसके साथ पूर्णागिरी रोपवे और इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर को समयबद्ध तरीके से सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। साथ ही बाढ़ सुरक्षा कार्यों में कम लागत वाले प्रभावी मॉडल अपनाने और छोटी परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया तेज करने पर जोर दिया। अभी स्वीकृति आदेश अगले कुछ दिनों में हो जाएंगे, क्योंकि सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई हैं। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 8-10 दिन में उसके GOs भी जारी हो जाएंगे। रियर कैलिबर प्रोडक्शन की हिंदी फीचर फिल्म विद्या सपनों की उड़ान का पहला शो हल्दीचौड़ के मूवी जोन सिनेमा में आयोजित हुआ। शो का शुभारंभ एयरपोर्ट अथॉरिटी सलाहकार समिति के सदस्य हेमंत नरूला ने रिबन काटकर किया, जबकि मानव विकास एवं संस्थान के सचिव पूनम चंद्र ने तिलक लगाकर अतिथियों का स्वागत किया। तेजराज पटवाल द्वारा निर्मित और संजीव दास निर्देशित यह फिल्म प्रतिदिन दोपहर 3:30 बजे प्रदर्शित की जाएगी। फिल्म में बॉलीवुड, मुंबई और उत्तराखंड के कई प्रतिभाशाली कलाकारों ने अभिनय किया है। रियल कैलिबर के बैनर तले ये पिक्चर बनी है। मैं फाउंडर मेंबर हूँ उसका। तेजराज पटवाल जी फिल्म विद्या के जो है प्रोड्यूसर हैं और बड़ा युवा हैं और यंग हैं और बहुत क्रिएटिव हैं और पूरी टीम बॉम्बे से है। संदीप दास जी हैं डायरेक्टर। और एक विद्या एक देखो सिनेमा, मैंने कहा ना कि एक सिनेमा एक सोच है। तेजराज जी की भी एक सोच थी, तेजराज पटवाल जी की, एक फिल्म बनाऊंगा। बाण गांव जो गढ़वाल में है, जो चमोली और उत्तरकाशी जगह में जो है, और पूरे गढ़वाल की शूटिंग है, देहरादून की शूटिंग इस पे आप देखने को मिला। पूरा ग्रामीण क्षेत्र एक स्ट्रगल एक लड़की का दिखा रखा, बेटी का दिखा रखा है और कैसे वो वहाँ की जो जन समस्याएं थी उसने कैसे उसका समाधान किया कुछ अपनी एक सोचों से। और जो है फिल्म में आपको दिखा होगा वहाँ का कल्चर भी देखने को मिला हुआ आपको। विद्या के बिना तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें विद्या कैसे कुछ गाँवों के जो हमारे स्ट्रगल हैं वो दिखाए गए हैं, वो सीन इसमें है। और गाँव का जीवन कितना कठिन है, पढ़ाई के लिए कैसे वो मेहनत करते हैं, तो सारा स्ट्रगल इसमें दिखाया गया है। और बेसिकली पढ़ाई के लिए ये जागरूक करती है और फिर गवर्नमेंट की जो अपनी नई योजनाएं हैं, सरकार से कैसे लाभान्वित होना है, ये सब चीजें इसमें दिखाई गई हैं। बाकी विक्की जी हमारे बड़े भाई हैं, तो ये नई नई फिल्मों को अपने पहाड़ी जो हमारी मूवीज हैं इनको यहाँ पे लेके आ रहे हैं और कुछ अन्य मूवी भी रहेंगी, पर ये मूवी बेसिकली हमारा जो है एजुकेशन पर्पज के लिए है और पहाड़ के स्ट्रगल को इसमें दर्शाया गया है। हल्द्वानी बनभूलपुरा में रेलवे अतिक्रमण मामले के फैसले से पहले नैनीताल पुलिस ने बड़ी एहतियाती कार्रवाई की है। SSP मंजुनाथ TC के अनुसार 21 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि 121 लोगों के खिलाफ BNS की धाराओं 135 और 126 के तहत कार्रवाई की गई। सोशल मीडिया और अन्य गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन से पूरे क्षेत्र की मॉनिटरिंग की जा रही है और
पुलिस टीम में हर संभावित उपद्रवी गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। किसी भी तरह की साजिश या गड़बड़ी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बनगुलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण का जो पिटीशन का डिसीजन प्रत्याशन है, इसको लेकर संपूर्ण पुलिस और प्रशासन जो है हाई अलर्ट मोड में है। आज जो है क्रेडिबल इनपुट्स, फील्ड का असेसमेंट और एरिया असेसमेंट के आधार पर जो संभावित जो उपद्रवी लोग हैं उन पर जो है कठोर जो है प्रिवेंटिव मेजर्स हमने अमल में लाई गए हैं। अभी तक कुल 121 लोगों के विरुद्ध 135 और 126 DNSS सेक्शंस के अंडर कार्रवाई की गई है, जो पूर्व में CRPC में 107-16 कहते थे। उसके अंतर्गत 121 लोगों का हमने आज जारी कराया है और उनको चालान डिलीवर भी हो गया है और उनको भारी धनराशि में मुचलका पाबंद किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त कुल 21 लोगों को 21 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन की प्रावधानों के अंतर्गत हमने हिरासत में लिया है और गिरफ्तारी में लिया है। इसके अलावा भी सोशल मीडिया में, फील्ड में और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हमारा जो है सतर्क नजर बनी हुई है। हरिद्वार की ज्वालापुर और लक्सर क्षेत्रों में परिवहन विभाग ने DTO निखिल शर्मा के नेतृत्व में निरीक्षण अभियान चलाया। 2 ई-रिक्शा डीलरशिप्स में ट्रेड सर्टिफिकेट से जुड़ी कमियां मिलने पर नोटिस जारी किए गए। वहीं एक सेकेंड हैंड वाहन डीलरशिप में दस्तावेजी अनियमितताओं के चलते 15 वाहनों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। ATO नेहा झा ने बताया कि 2023 के बाद से सेकेंड हैंड डीलरों के लिए ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य है, लेकिन जानकारी की कमी के चलते कई संस्थान नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। विभाग ने मानक पालन सुनिश्चित करने के लिए आगे भी ऐसे निरीक्षण जारी रखने की बात कही है। डीलरशिप्स में बेसिकली एक अभियान चला रहे हैं कि किनके पास ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट है या नहीं है। 2023 के बाद से CMVR में यह एक अमेंडमेंट हुआ है कि सारे जो सेकंड हैंड डीलरशिप्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से एक ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और उसी के बाद ही वो वाहन का क्रय विक्रय कर सकते हैं। अवेयरनेस अभियान भी है, जिनके पास नहीं है वो ले लें। और अभी जितने भी ऐसे सेकंड हैंड डीलरशिप्स मिल रहे हैं जिनके पास ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है, वो गाड़ी सेल परचेज करें तो उनकी गाड़ियाँ ब्लैकलिस्ट की जा रही है और वो ब्लैकलिस्ट से तभी हटेंगी जब वो ये सर्टिफिकेट हमारे यहाँ से लेंगे। इसके साथ ही ई-रिक्शा के खिलाफ भी ऐसी बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि पैसेंजर ई-रिक्शा में गुड्स को ढोने के लिए ऊपर से ये स्टैंड वगैरह लगा दिया जाता है, तो उस पर भी डीलरशिप्स का एक निरीक्षण किया जा रहा है। उनके ट्रेड सर्टिफिकेट्स का निरीक्षण किया जा रहा है, वो कितने ई रिक्शा बेच सकते हैं, उनके पास कितने बेचने का लाइसेंस है और क्या कोई इस तरह के ई रिक्शा तो नहीं बेच रहे हैं जो कि वाहनों के अनुरूप है। सेकेंड हैंड डीलरशिप को लेकर हम लोगों के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि क्या होता है कि सेकेंड हैंड गाड़ियाँ ट्रांसफ़र हो जाती हैं, पेपर वाइज नहीं हो पाती है, लोग खरीद बेच लेते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स पुराने उसके चलता रहता है, इसलिए हम सेकेंड हैंड डीलरशिप के लेकर काम कर रहे हैं। हरिद्वार में रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी भगवान सिंह की हत्या का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। SSP प्रवीण डोभाल के निर्देशन में संयुक्त पुलिस टीम ने कुछ ही घंटों में केस सुलझाते हुए पता लगाया कि करोड़ों की संपत्ति के लालच में उनके बेटे यश ने ही अपने 2 दोस्तों ललित और शिखर के साथ मिलकर साजिश रची थी। 29 नवंबर को लूट की झूठी कहानी बनाकर लोगों में फैलाई गई और हत्या को अंजाम दिया गया था। कड़ी पूछताछ में यशपाल ने अपराध कबूल किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार और अन्य सामान बरामद किया है। पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए बहुत डीपली इसमें हम लोगों ने जब पूरा इस पर विवेचना की तो ये बात तथ्य सामने आए कि जो वादी है एक्चुअल में वही इसमें संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। तो उससे जब सख्ती से पूछताछ की थी तो उसके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में मास्टरमाइंड होना बताया गया। वादी जो मृतक है उसका खुद का बेटा है, उसके द्वारा अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या की गई। अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी हमारे सामने आई है उसमें जो अभियुक्त है उसको अपने पिता से जो पैसों को लेकर कुछ लगातार अनबन चल रही थी और क्योंकि वो अपने पिता का इकलौता बेटा था, उसको पैसों की जो भी कमी जो फेस कर रहा था उसको अपने पिता को इसका जिम्मेदार मान रहा था। इसलिए उसके द्वारा अपने 2 साथियों के साथ मिलकर 30 लाख रुपए में उसके द्वारा ये पूरी हत्याकांड के लिए दोनों को रैंसम देना, उसको पैसा देना स्वीकार किया है। और अभी जो हमारी अभी तक की जो जांच में अभी तक 3 लोग इसमें सामने आए हैं। तीनों को ही पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है और जल्दी ही न्यायिक परीक्षा में जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।